नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो है साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल 25 में से 25 क्वेश्चन आप जो है 100% अगर आप हमारी डेली इन क्लासेस को देखते हैं तो पक्का आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो हमारी इस क्लास में जो है आप जुड़े रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। अच्छी तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में आपको 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ज़्यादा हार्ड लेवल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी आपको केमिस्ट्री लगेगी अगर आप डेली क्लासेस देखते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। देखिए रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में हम बताएं आपको इसका बेसिक। ठीक है, इसका बेसिक, इसकी यहाँ बेसिक से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट आप डाल करके लिखिएगा, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, तो ये जो है मिस्र का प्राचीन नाम, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति है ये हुई है आपका मिस्र का प्राचीन नाम है, मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया। और इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। यहां से जो है आपका केमिस्ट्री वर्ड निकल के आया है। ठीक है, मिस्र की जो प्राचीन नाम है कीमिया से जो है आपका क्या निकल के आया है, केमिस्ट्री निकल के आया है। कीमिया से केमिस्ट्री बना है और इस कीमिया का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, काला रंग होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद हो चुका होगा कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है और जिसका अर्थ होता है काला रंग। चलिए दूसरा पॉइंट अब आप लिखिएगा इसमें। दूसरा पॉइंट है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का अध्ययन। रसायन विज्ञान, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, का अध्ययन ये कहलाएगा आपका केमेटिक किंग। ठीक है, केमेटिक किंग जो है आपका, केमेटिक किंग क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा केमेटिक किंग। तीसरा पॉइंट आप यहां से लिखिएगा, रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक यानी कि रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान के पिता, या रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लवोजियर। आप लवोजियर याद रख लीजिएगा, लवोजियर। ठीक है, ऐसे पूरा नाम एंटोनी लवोजियर भी आप याद रख लेंगे तो फिर दिक्कत आपको कोई नहीं है। लवोजियर जो है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़ाए आपको, बिल्कुल आपको याद हो चुके होंगे। साथ के साथ आप याद करते चलिएगा। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे, मिस्र का प्राचीन नाम है कीमिया और उसका अर्थ है काला रंग, वहां से हुई है। दूसरा पॉइंट है आपका कि रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, केमेटिक किंग। तीसरा पॉइंट है आपका रसायन विज्ञान के जनक, वो है आपके एंटोनी लवोजियर। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको जो है यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है द्रव के अति सूक्ष्म कणों के संरचना का अध्ययन किया जाता है। द्रव के संगठन रसायन विज्ञान के अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत, साथ के साथ नोट करके चलिएगा कि अंतर्गत द्रव के संगठन तथा उनके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
देखिए ये परिभाषा है, वैसे ये कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो बेसिक टू बेसिक, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको लेकर के चलते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यों के संगठन तथा उनके अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल भी आपको याद नहीं करनी है, ना ही आपके एग्जाम में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद करिएगा, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से आगे आप लोग लेकर के चलते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ वर्ड दिया है द्रव्य। द्रव्य जो है, द्रव्य क्या होता है, यानी कि मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगला जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो पदार्थ ही होगा और द्रव्य ही होगा, मैटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है आपको बताएंगे कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, मैटर क्या होता है। चलिए अब आप जो है नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी, मैटर, पदार्थ या द्रव्य, तीनों एक को ही बोला जाता है। आप लिख लीजिएगा मैटर, इंग्लिश में लिखना चाहो मैटर और हिंदी में लिखना चाहो तो आप पदार्थ या फिर द्रव्य। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पदार्थ, द्रव्य, मैटर। अब देखिए इसको क्या होता है आपका द्रव्य। द्रव्य का अगर हम अर्थ की बात करें, इसको हम समझाएं आपको, तो द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, हर वह चीज जो स्थान घेरती हो। ठीक है, हर वह चीज जो स्थान घेरती हो। ठीक है, यानी कि आपका स्थान घेरने वाली, जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ वजन हो, भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जिसे महसूस किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे महसूस किया जा सके, उन सभी चीजों को हम द्रव्य यानी कि मैटर या पदार्थ बोलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को जो है हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे महसूस किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं ठोस आ गया आपका, कोई भी चीज, लकड़ी, कुर्सी में ईंट, पत्थर, उसके अलावा आपका इसमें द्रव यानी कि लिक्विड, जैसे पानी, गैस, वो पानी आपका, तेल है आपका। ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे, दूध है आपका। ठीक है, द्रव्य। और तीसरा गैस, गैस को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपकी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो किस तरीके से कौन सी आपकी गैस है। अब देखिए द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, द्रव्य का जो वर्गीकरण है, अगर हम अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप, वर्गीकरण। वर्गीकरण में इसकी देखिए 5 तरह की इसकी अवस्थाएं आपकी। इसके वर्गीकरण में सबसे पहले होता है आपका द्रव्य में ठोस, ठोस के बाद है आपका द्रव, द्रव के बाद आपकी है तीसरी अवस्था गैस, गैस के बाद है आपकी चौथी अवस्था प्लाज्मा, प्लाज्मा, और इसके बाद है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है आपकी, ये फोर्थ बोस-आइंस्टीन से आप याद रख सकते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है इन सभी का तो आपको पता ही है कि ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसका नाम क्या है। इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो आपको बताना है चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था कौन सी है, आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये जो है भौतिक आधार पर है, और जो ये बाकी हैं ये जो है ये रासायनिक आधार पर है आपकी। देखिए ठोस क्या होता है, ठोस वो चीज जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आपका ठोस, जिसका आकार और आयतन क्या हो, दोनों निश्चित हो, वो बोला जाता है आपका ठोस। द्रव्य की बात करें तो जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित,
और आकार इसका अनिश्चित। ठीक है। तीसरा जो है आपका गैस क्या है, इसका आकार भी आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। ठीक है, यानी कि गैस में आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। प्लाज्मा और बोयस-आइंस्टीन जो है सिर्फ आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था कौन सी है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें आप कुछ भी जो भी ठोस चीजें हैं, जैसे आपका पत्थर है, लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, लकड़ी है, मेज हुआ आपका, इसी के अलावा आपका कुर्सी हुआ। द्रव्य में देखिए आपका पानी ले लीजिएगा, तेल ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, और यहाँ पर आप जो है हाइड्रोजन गैस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी आपकी गैस होती हैं वो ले सकते हैं। ठीक, तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। अब हम इसके पदार्थ की अवस्थाओं पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहां तक जो है आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पदार्थ की अवस्थाएं। अगला जो टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था। पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा, अब हम पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें अवस्था में हम बात करेंगे प्रसार की। प्रसार, देखिए प्रसार क्या होता है, किसी चीज का प्रसार बोलते हैं हम फैलाव को, यानी कि कितना फैलाव सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा अधिकतम डिफ्यूजन किस में होता है, फैलाव किस में होता है। जैसे आपके पास है ठोस, द्रव, गैस, इन तीन चीजों को लेकर के चलना है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस में आप बताइए सबसे ज्यादा कौन वातावरण के अंदर फैलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें प्रसार सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो सबसे ज्यादा अगर आप गैस को खुली छोड़ दोगे तो गैस सबसे ज्यादा फैलेगी, उसके बाद आपका द्रव फैलेगा यानी पानी फैलेगा, और उसके बाद आपका जो है ठोस फैलेगा। तो प्रसार के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा जो फैलाव होता है वो गैस में होता है। अपने हिसाब से इसमें लिख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में भी लिखना है तो सबसे ज्यादा फैलाव गैस में, गैस के बाद आपका द्रव में, और द्रव के बाद आपको जो है इसको ठोस में। ठीक है, यानी कि गैस, लिक्विड, गैस होता है आपका लिक्विड, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद आपका सॉलिड। यानी कि इसमें फैलाव है। प्रसार का मतलब अगर आप कहना चाहो तो फैलाव एक तरीके से, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज फैलेगी आपकी, तो गैस फैलेगी, उसके बाद द्रव, और उसके बाद आपका ठोस फैलेगा। तो इस तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट डाल लीजिएगा, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, देखिए गलनांक बिंदु क्या है। गलनांक बिंदु का मतलब है किसी चीज को, अब हम आप देखिए किस तरीके से हम इसको सबसे पहले आपको समझाना चाहें। क्या करना है आपको, एक बर्फ का टुकड़ा लेना है, बर्फ का टुकड़ा आपने लिया और उस बर्फ के टुकड़े को आप गर्म करोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो पिघलेगा। ठीक है, यानी कि द्रव बनेगा उसका, और वो फिर उसके बाद और गर्म होता रहेगा तो वो क्या बनेगा, वो गैस बन जाएगा, यानी कि हवा में आपका जो है वो हाइड्रोजन बन जाएगा, उड़ जाएगी वो। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले फिर आपको उसको दोबारा से ठंडा करेंगे तो आप जो है क्या हो जाएगा, वो फिर ठंडा होने के बाद लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड होने के बाद फिर वो जो है दोबारा से और ठंडा करोगे तो सॉलिड हो जाएगा आपका। देखिए जैसे आप कैसे आप किसी गैस को ठंडा करने का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, खुद का एग्जांपल देख सकते हैं आप। आपने जैसे गरम रोटी लीजिएगा, और गरम रोटी के अंदर जब रोटी फूलती है तो उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रोटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसको आप थाली के अंदर रखोगे तो फिर जो है उसको थोड़ा सा आप उठा करके देखिएगा, आपको नीचे पानी मिलेगा, यानी कि वो गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पानी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से गैस जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और पानी को ठंडा करोगे तो फिर क्या हो जाता है, दोबारा से सॉलिड ठोस में आ जाता है। तो यानी कि सबसे पहले ठोस को गर्म करोगे तो क्या होगा, द्रव होगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस बनेगा। ठीक है, पहले जो ठोस है वो बर्फ है, बर्फ को गर्म करने पर आपका द्रव, और द्रव को गर्म करने पर आपकी गैस। ऐसे ही आप दोबारा से ले लीजिएगा, आप जैसे रोटी का एग्जांपल हमने बताया, तो उसको दोबारा से आप गैस को ठंडा करेंगे तो आपकी जो है वो द्रव बनेगी, यानी कि लिक्विड बनेगी,
और लिक्विड को दोबारा से ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो उनके नाम क्या है, उनकी अवस्थाएं किस तरीके से, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या क्या कहलाता है, लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो क्या कहलाता है, वो चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको जो है उसने कर दिया, आपसे पूछा जाएगा कि अगर ठोस को लिक्विड में जो है गर्म कर दिया तो फिर उसको क्या होगा। ठीक है, अगर सॉलिड को गर्म कर दिया और लिक्विड में चेंज कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम गलनांक। गलनांक क्या होता है आपका, अब जो है ठोस को गर्म करने पर द्रव की अवस्था वो बोली जाती है आपकी क्या, गलनांक बिंदु। यानी कि सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और उसी को बोलते हैं हम गलनांक बिंदु। इसके बाद है आपका वाष्पीकरण की अवस्था जो बोलते हैं वो, इसको अब देखिए मैं पूरा ना लिख करके सिर्फ आपको इतना लिख रहा हूं कि इसको इसमें चेंज करना है। ठीक है, लिक्विड को द्रव को गैस में चेंज कर दो, गैस में अगर चेंज कर दिया गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण होता है आपका अगर जब आप लिक्विड को गर्म करके इसमें गैस की अवस्था गैस में बदल देंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका संघनन। देखिए संघनन की अवस्था क्या होती है, जिसे आपने पहले क्या कर दिया, सॉलिड से द्रव यानी कि लिक्विड कर दिया, ठोस से द्रव कर दिया और द्रव से आपने जो है गैस कर दिया। अब गैस को ठंडा करोगे, गैस को ठंडा करने पर द्रव की अवस्था, गैस को ठंडा करने पर द्रव की अवस्था, गैस को अगर आप ठंडा करोगे और द्रव की अवस्था क्या होगी तो वो क्या हो जाएगी, संघनन हो जाएगी। संघनन के बाद हिमीकरण या फ्रीजीकरण। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो फ्रीजीकरण, हिमीकरण आपने क्या कर दिया, द्रव आ गया आपका, आपने द्रव की अवस्था, द्रव को जो है ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करने पर किसमें, ठोस में जो चेंज होंगे, ठोस की अवस्था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप देखिए एक बर्फ का टुकड़ा लिया आपने, उसको गर्म कर दिया तो वो क्या होगा, गर्म करने पर वो आपका गलनांक बिंदु होगा। और जो पानी का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का गलनांक बिंदु। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको गर्म करने पर आपका द्रव हुआ, द्रव को फिर आपने गर्म किया, उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, वो गैस में चेंज होगा, गैस को ठंडा करेंगे उसको संघनन बोलेंगे, तो वो आपका द्रव होगा, और द्रव को आप ठंडा करेंगे तो फिर आपका जो है ठोस बनेगा, उसको जो है हिमीकरण बोलेंगे। एक होता है आपका लास्ट में ऊर्ध्वापतन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऊर्ध्वापतन, इसको बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊर्ध्वापतन क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वापतन होता है जब आप ठोस को डायरेक्ट गैस में चेंज कर देते हो, ठोस को जो डायरेक्ट यानी कि सीधे गैस में चेंज। अगर कोई ठोस वस्तु है वो बीच की स्थिति में ना आकर के आपका गैस में ही चेंज हो जाए तो वो बोलते हैं हम उसको ऊर्ध्वापतन। और वो चीज होती है आपकी, उसका एग्जांपल है बेस्ट आपका कपूर की गोली। तो ये एग्जांपल आपसे कई बार पूछा गया है कि कपूर की गोली जो है उसको वो क्या होती है, वो कौन सी स्थिति आपकी, ऊर्ध्वापतन किसमें होता है, कपूर की गोली में होता है। वो संघनन है, कपूर की गोली आपकी वाष्पीकरण है या आपका ऊर्ध्वापतन है। तो आपको बताना है कि जो जब आप ठोस को डायरेक्ट गैस में चेंज कर देते हो तो फिर आपका ऊर्ध्वापतन होता है। ठीक है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है कपूर की गोली। कपूर की गोली को आप अगर गर्म कर दोगे तो ठोस होगी वो, और ठोस से सीधी आपकी गैस में चेंज हो जाएगी। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो आपका बेसिक है या फिर जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। इसी तरीके से अगली क्लास हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तो इस चैनल पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।